हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैशन कंपटीशन में। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि 18 सितंबर को यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी इस चैनल पे करेंगे। तो बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। ये देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। इसका सही जवाब है धौलावीरा। क्या? धौलावीरा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। क्या है? हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित खडीर में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत, संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्यम भाग है, जिसे पूर्व की संज्ञा दी गई थी। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है, जिसे निचला शहर या अवम नगर कहा जाता है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। आपके सामने ऑप्शन है पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। ये देखिए, ग्राम विकास अधिकारी जो 2018 में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है माउंट ऑफ द डेड। मैक्सिमम बच्चों के लिए सवाल आता होगा क्योंकि बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? माउंट ऑफ द डेड, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। कभी कभी ऑप्शन में माउंट ऑफ द डेड की जगह मृतकों का टीला भी दिया जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोग कापी पेन लेकर जरूर से बैठिएगा, जो भी पॉइंट अच्छे लगते हैं उसे नोट करते चलिएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस को तो जरूर से लिख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हुए अभी तक यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, उन्हीं सभी एग्जामों के प्रश्न लेकर मैं आया हूँ आपके सामने। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन को जरूर से सुनिएगा बच्चों, ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस रहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो शब्द से अभिप्राय है मृतकों का टीला, या इंग्लिश में उसे माउंट ऑफ द डेड कहते हैं। अभी हमने ऊपर भी बताया था कि मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अभिप्राय है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था। इसे भी याद रखिएगा बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बृहत स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में किस शहर से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से। जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7 मीटर चौड़ा, 11.88 मीटर लंबा तथा 2.43 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर से नोट कर लीजिएगा। क्या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक है, और यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। या ऑप्शन डी सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़े को बड़े पैमाने पर पालते हैं। ये भी देखिए ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करते हैं। ठीक है, क्या सिंधु लोग कपास का उत्पादन करते हैं। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं क्या है। कपास भारत की आदि फसल है, जिसकी खेती बहुत ही बड़ी मात्रा में की जाती है। यह आर्यावर्त में ऋग्वैदिक काल से ही इसकी खेती की जाती रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते हैं। देखिए फिर से, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उत्पादनों में से कपास सबसे प्रमुख था। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन भारतीय नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। हड़प्पा सभ्यता की एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एस.आर. राव, या ऑप्शन डी R.S. बिष्ट। ये भी ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब है S.R. राव। क्या? S.R.
राव। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं क्या है। लोथल की खोज सन 1957 में हुई। इसकी खुदाई 1955 से 1960 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी। गुजरात में स्थित लोथल की खुदाई वर्ष 1957 में SR राव द्वारा किया गया था। ये लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो गुजरात में। कभी कभी जगह भी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? क्या क्वेश्चन है? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? ऑप्शन है बनवाली, चन्होदड़ो, सुतकागेन-डोर, सुरकोटदा। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? सुरकोटदा। क्या? सुरकोटदा मिला है। आइए देखते हैं सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। क्या? सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ में स्थित है, ठीक है। जहाँ के से घोड़े की अस्थियों तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए। इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। क्या? घोड़े की अस्थियां और कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए। लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कौन सा इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है ए कालीबंगन, बी रोपड़, सी पाटलिपुत्र, डी लोथल। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। आइए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं क्या है। लोथल से प्राप्त वस्तुएं। क्या? लोथल से प्राप्त वस्तुएं समाधि, पत्तन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी। ये नोट कर लीजिएगा जरूर से, पेन कापी लेकर बैठिएगा। जितने बच्चे यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वे पेन कापी को लेकर बैठे हैं और साथ में लिखते चले ताकि ये आपको रिवीजन में मदद करे। लोथल से कौन कौन से प्राप्त वस्तुएं थे? तो युगल समाधि, युगल का मतलब समझते हैं ना, जोड़ा, पत्तन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी। और रोपड़ से कौन सी प्राप्त वस्तुएं थी? तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता। और कालीबंगा, ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामों में। कालीबंगा से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो जूते हुए खेत, अग्निकुंड आदि सिंधु प्रदेश से प्राप्त हुई। तथा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। इसे भी याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है ये प्रश्न कि तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पौपलीपुत्तिस थे, जो कि शासक अशोक से संबंधित थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस चैनल पे मैं आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, किसी प्रकार का कोई बकवास नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन से क्वेश्चंस मतलब रखूंगा दोस्तों। ठीक है, तो जो बच्चे यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर से मेरे साथ जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि उन्हें मेरे सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए आइए देखते हैं। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है। ऑप्शन बी, बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ऑप्शन डी, बच्चे का विवाह किया जाता है। इसका सही जवाब है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। क्या? बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ठीक है, ये भी देखिए गणना पर्यवेक्षक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आइए इसके हम लोग एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं क्या है। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। क्या? उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्मकांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है तथा सामान्यतः विवाह पूर्व किया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर करके किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। देखिए, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? शतपथ ब्राह्मण, ईशोपनिषद से, मुंडक उपनिषद से या महाभारत से?
ये गणना पर्यवेक्षक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब है मुंडक उपनिषद से। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। सत्यमेव जयते महाकाव्य महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? तो मुंडक उपनिषद से। ठीक है, आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं क्या है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। इसे भी नोट कर लीजिएगा। प्रश्न पूछ दिया जाता है कि टूटी नाव की तुलना, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किस उपनिषद में किया गया है? तो मुंडको उपनिषद में किया गया है। ठीक है, आइए दोस्तों फिर क्या है आगे। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। गद्य के वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ए संहिता, बी ब्राह्मण, सी आरण्यक और डी उपनिषद। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? आपका बी ब्राह्मण। ठीक है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं क्या है। वेदों के पद्य भाग, क्या वेदों के पद्य भाग कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद। और वेदों के गद्य भाग में यजुर्वेद। और वेदों का गायन भाग सामवेद। इसे जरूर से याद रखिएगा और लिख लीजिएगा। कभी कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि वेद का कौन सा भाग गद्य में लिखा गया है, तो वो यजुर्वेद है। और वेद का कौन सा भाग पद्य में लिखा गया है, तो ऋग्वेद और अथर्ववेद। और वेद का कौन सा भाग जो गाया गया है यानी कि गायन भाग है, तो वो है सामवेद। ठीक है, संहिता मंत्र भाग ब्राह्मण जो है वेद ग्रंथ का गद्य में कर्मकांड की विवेचना है। आरण्य कर्मकांड के पीछे उद्देश्य की विवेचना है। उपनिषद परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ऑप्शन ए है योग दर्शन, बी वेदांत दर्शन, सी सांख्य दर्शन, डी उपनिषद। ये स्टेनोग्राफर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब है दोस्तों आपके सामने डी उपनिषद। क्या? उपनिषद। ज्ञान के सिद्धांत पर कौन सा बल देता है? आपका उपनिषद। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। क्या है? उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति का मतलब समझते हैं ना, सुनने वाला ग्रंथ। ठीक है, ये वैदिक वांग्मय के अभिन्न भाग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं सदी में दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्रे अकबर नाम से किया। किसने? दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्रे अकबर से नाम से किया। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं क्या है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ऑप्शन ए है वरुण, बी इंद्र, सी अग्नि, डी शिव। इसका जवाब मैक्सिमम बच्चे दे दें क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है आपका इंद्र। क्या? इंद्र। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं क्या है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, ये तो बच्चों को पता ही होगा। क्या? ऋग्वेद सबसे क्या है? प्राचीनतम वेद है। और जिसमें कितनी सूक्तियाँ हैं? 1028 सूक्तियाँ तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्री कहते हैं। क्या? ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहते हैं बच्चों? होत्री। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। इसे भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ऋग्वेद में किस देवता के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है, तो वह इंद्रदेव, तथा 200 किसके लिए, तो वह अग्निदेव के लिए किया गया है। ठीक है बच्चों, आइए आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या? प्राचीनतम वेद कौन सा है? अभी हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं, कौन सा है? ऋग्वेद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में
क्या किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, बी मनुस्मृति, सी न्याय मीमांसा, डी उपर्युक्त सभी। ये देखिए स्टेनोग्राफर 2015 में पूछा गया प्रश्न है, इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं क्या है। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, उपरोक्त सभी ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते क्या है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण डॉट 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 के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। क्या शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण डॉट डॉट के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? ये लेखपाल 2015 में जो हुआ था लेखपाल का परीक्षा, उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। कौन सा दोस्तों? यजुर्वेद। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं हम लोग क्या है। वेद और उनके ब्राह्मण, क्या वेद और उनके ब्राह्मण निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं? ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन और कौशिकी ब्राह्मण। इसे जरूर से लिख के याद कर लीजिएगा, ये भी सवाल अक्सर पूछा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के कौन से ब्राह्मण है? शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्रीय ब्राह्मण। सामवेद के पंचवीस, षड्वीस जैमिनी ब्राह्मण। अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, आइए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? कौन सा? गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए है अग्नि, बी मारुत, सी इंद्र, डी सावित्री। इसका सही जवाब है बच्चों सावित्री। कौन सा? सावित्री। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, इसे याद रखिएगा। क्या इस मंडल की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। तथा ऋग्वेद में कुल कितने मंडल? 10 मंडल होते हैं। दोस्तों इसी प्रकार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करने के लिए इस चैनल पे हम आपको सभी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस करवाएंगे, जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद करेगी और मैक्सिमम चांस है कि सारे क्वेश्चंस यहीं से फंसेंगे। तो यूपीटर वाले सी पेट की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।